हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जैसा कि आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का 7 मार्च को, और 7 मार्च 2024 से पहले आप इस मॉडल पेपर को यदि देख लेते हैं तो आप अपने पेपर में 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर 7 मार्च 2024 को है, और आप इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 65 प्लस का भी स्कोर आसानी से कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊं उन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन्हें तो आप लोग रट लीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको आपको रट लेना है। तो सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। सामाजिक विज्ञान विषय का कोड क्या है? 932, और इस मॉडल पेपर का कोड है 825 AQ। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में पूर्णांक कितना है? 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, और 15 मिनट का समय है पेपर यानी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। किस पर? OMR सीट पर इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, और इस तरह से यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर अपनी OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं OMR सीट में, तो आपके पूरे पूरे मेरे प्यारे बच्चों 20 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला निर्देश है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपसे प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत या 2 के अंतर्गत या कोई भी प्रश्न है उसके अंतर्गत आपसे क्या हो गया है, मान लीजिए तीसरे का आपने बी वाला ऑप्शन काला कर दिया है, और सही विकल्प कौन सा था? डी सही था। या आपने सी सही कर दिया या ए सही कर दिया, जबकि सही डी था। अब आपको याद आ गया कि मुझसे गलती हो गई है, डी वाला ऑप्शन सही था, मैंने बी वाला काला कर दिया गोला। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ना तो आप इसको काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरे पूरे 20 नंबर काट दिए जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों का आंसर अच्छे से सोच समझ कर भरिएगा। जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि हाँ इस प्रश्न का यही विकल्प सही है, तब तक आप गोला मत भरिएगा। क्योंकि कुछ प्रश्नों में आपको कंफर्म नहीं हो पाता, और जब आप जल्दबाजी में गोला भर देते हैं उसके बाद आपको पछताना पड़े, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें
वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध देना है। अगला है निर्देश मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकारी के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों खंड आ के प्रश्नों की ओर बढ़ने की। तो यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इन प्रश्नों को आप मेरे प्यारे बच्चों रट लेना। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है दिए गए विकल्पों में से? पहला जो विकल्प है इस प्रश्न का, जो कि इस प्रकार से है, कावूर। दूसरा है विकल्प बिस्मार्क। तीसरा विकल्प है मेथसिनी। चौथा विकल्प है मैटरनिख। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? मैटरनिख का कथन है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न यहाँ पर दूसरा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प 1788 ईस्वी में। दूसरा 1790 ईस्वी में। तीसरा 1787 ईस्वी में और चौथा 1789 ईस्वी में। तो ये जो प्रश्न है इसको आपको रट लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब मेरे प्यारे बच्चों? 1789 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं और ये प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न 100% की गारंटी है मेरी, यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे 7 मार्च 2024 को। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प 1882 ईस्वी में। दूसरा 1884 ईस्वी में। तीसरा 1886 ईस्वी में और चौथा 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? सन 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आप लोग ध्यान देंगे, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? पहला है यहाँ पर विकल्प 1919 ईस्वी में। दूसरा विकल्प है 1924 ईस्वी में। तीसरा विकल्प है 1929 ईस्वी में और चौथा है 1934 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी अर्थात विश्व में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? सन 1919 ईस्वी में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति दिए गए विकल्पों में से किस देश में प्रारंभ हुई थी? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका में। दूसरा विकल्प है रूस। तीसरा विकल्प है इंग्लैंड और चौथा विकल्प है चीन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देश में। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों झारखंड में, दूसरा विकल्प है राजस्थान राज्य में, तीसरा विकल्प है बिहार में, चौथा विकल्प है गुजरात में। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों के अनुसार गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 7 है, ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 2014 ईस्वी में, दूसरा विकल्प 2013 ईस्वी में और तीसरा विकल्प 2011 ईस्वी में, चौथा है विकल्प 2012 ईस्वी में। तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 2014 ईस्वी में ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला है विकल्प चना, दूसरा विकल्प है मूंग, तीसरा विकल्प है ज्वार, चौथा विकल्प है मूंगफली। तो ज्वार एक ऐसी फसल है जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, या प्रश्न में क्या पूछ ले सोपानी, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प हरियाणा, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड, चौथा विकल्प है पंजाब। तो किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, तीसरा विकल्प है पवन ऊर्जा और चौथा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद वह नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। एक बार कोयला जला लेने के बाद कोयला वह दोबारा जलाने योग्य नहीं रहता, यानी वो राख के रूप में प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? वह स्रोत जो एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम नवीकरण कर सकते हैं और नवीकरण करने के बाद हम उनका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, वह होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा को एक बार हमने प्रयोग किया, वह दोबारा हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन कोयला जो है एक बार जलाने के बाद उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है दिए गए विकल्पों में कोयला, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? पहला है विकल्प सूती वस्त्र, दूसरा विकल्प है मोटर गाड़ी उद्योग, तीसरा विकल्प है लोहा इस्पात और चौथा विकल्प है पेट्रो रसायन। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा लोहा इस्पात।
प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 12 है। निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है विकल्प सड़क परिवहन, दूसरा विकल्प है रेल परिवहन, तीसरा विकल्प है पाइपलाइन, चौथा है वायु परिवहन। तो कौन सा साधन है परिवहन का जो भारत का प्रमुख परिवहन का साधन कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा रेल परिवहन। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पर पहला है विकल्प ईसाई, दूसरा विकल्प है तमिल, और तीसरा विकल्प है, यहाँ पर फ्रांस नहीं है, सिंहली, और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों मुस्लिम। तो आपको बताना है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सिंहली वर्ग जो है श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तीसरा वाला। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? पहला है विकल्प शिक्षा, दूसरा विकल्प कृषि, तीसरा विकल्प पुलिस, चौथा विकल्प रक्षा। तो दिए गए विकल्पों में से संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी भारत में वोट डालने का अधिकार किस आयु में मिल जाता है? तो पहला है विकल्प क्या 20 वर्ष में, दूसरा विकल्प है 25 वर्ष में, तीसरा विकल्प है 18 वर्ष में, चौथा है विकल्प 21 वर्ष में। तो भारत में वोट डालने का या मताधिकार की आयु की सीमा क्या है? जब कोई भी हो जाता है 18 वर्ष का, चाहे वह युवक हो या युवती, उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? पहला है विकल्प जनता, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों संसद, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, और चौथा है विकल्प राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था लोकतंत्र के पक्ष में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला है विकल्प प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में करेंसी अर्थात नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? पहला है विकल्प पंजाब नेशनल बैंक को, दूसरा विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा को, तीसरा विकल्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, चौथा विकल्प है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। भारत में करेंसी अर्थात नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में। इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बैंकों का बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसको प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो यहाँ पर पहला है विकल्प सेवा वस्तु, दूसरा विकल्प है उपभोग वस्तु, तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चौथा विकल्प है खाद्य पदार्थ। तो एग मार्क जो है वह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? खाद्य पदार्थ का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला है विकल्प 1 जनवरी 1993 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, तीसरा है 1 जनवरी 1990 में, चौथा है 1 जनवरी 1985 ईस्वी में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 जनवरी 1990 ईस्वी में, नहीं 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी पैटर्न पर आधारित 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। अब बढ़ते हैं खंड बाकी ओर, जो कि है 50 नंबर का। अब इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। तो चलिए पहला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे यानी जिनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है, प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। प्रश्न है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? प्रश्न यहाँ पर अगला है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके दो प्रमुख उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। आपका ये प्रश्न जो है यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर आप देखेंगे, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। आप लोग ध्यान देंगे सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण करना है। अथवा में यहाँ पर प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रेटेन वुड्स ट्विन या ब्रेटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? अथवा यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं? इसको समाप्त करने के कोई दो उपाय बताइए। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा
6 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में प्रश्न है 6 का अथवा, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर 7 का अथवा है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। अब मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो कि इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, यहाँ पर चिन्ह है जिस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। और कुछ इस तरह के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 9 का के अंतर्गत, जिनका आपको अंकन करना है मानचित्र में। 9 खा में भी प्रश्न है, 5 प्रश्न है यहाँ पर भी, इनको भी आपको मानचित्र में दर्शाना है। कुल मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 10 नंबर का प्रश्न होगा मानचित्र से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपका 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का। आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।